मोस्टली लोग चेस्ट पेन या कुछ चेस्ट बर्निंग पेन या कुछ भी पेन है तो स्टेबल कंडीशन है, एक बार हुआ फिर हुआ नहीं, फिर भी एंजियोग्राफी ज़रूर कराते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि भाई ब्लॉकेज तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो छाती का रुखा हुआ है, चेस्ट पेन है, if it aggravate by walking or after eating और इन यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो उसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो उसमें एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, और एंजियोग्राफी लाइफ सेविंग नहीं है, वो तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, और वो भी डेविएटेड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। मीन्स आपको अल्ट्रासाउंड डाले बिना डॉक्टर गलत परसेंटेज उसके दिमाग में आया ऐसे लिख देते हैं, फिर वो दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं, वहाँ लिख देते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, वहाँ लिख देते हैं, वो तो भूल जाते हैं। फिर अपन पेशेंट के और उनके रिलेटिव के दिमाग में ब्लॉकेज रहता है कि भाई यार ये इतने ब्लॉकेज बताए, डॉक्टर ने करना क्या। ऐसा कुछ होता नहीं है, नैरोइंग होती है प्लेक से, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, वाइट ब्लड सेल, फॉर्म सेल, नैरोइंग होती है, लेकिन ये सब परसेंटेज नहीं होते हैं, ये डॉक्टर का दिमाग का फितूर होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फ्लेमेटरी टेस्ट कराना चाहिए कि भाई प्लेक फटे हुए ऐसा है कि नहीं फटे हुए ऐसा, वो नहीं कराते। एंटीप्रोबियन भी कराना चाहिए कि भाई हार्ट का पंपिंग कैसा है, पहले ब्लड से देख ले, वो नहीं कराएंगे। कॉज का टेस्ट नहीं कराएंगे कि भाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, लिपोप्रोटीन स्मॉल ए, अपोलाइपोबी, HSCRP, ट्रोपो आई, देखना है कि भाई अनस्टेबल एंजाइना है कि फुल थिकनेस हार्ट अटैक है। अब नॉर्मली क्या है कि स्टेबल एंजाइना में एंजियोग्राफी करा के फिर आप 2-3 स्टेंट लगवा के ही आते हो, और ऐसा तो फिर लॉन्ग सेगमेंट लीजन बता के बाईपास करते हैं। तो पंपिंग कम है उसको दोनों प्रोसीजर एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, जिसका हार्ट का पंपिंग कम हो गया है उसको कोई भी प्रोसीजर एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उससे हार्ट का पंपिंग बढ़ता नहीं है। और जो पेस मेकर डालने की बात करते हैं वो तो खाली रिथम को स्टेबिलाइज करने के लिए, उससे भी हार्ट का पंपिंग बढ़ता नहीं है। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं कि पेस मेकर बोलने को बोला है साहब 25-30% पंपिंग है, but that doesn't increase heart pumping. Left ventricular EF not increased by that. उनको मशीन लेना पड़ता है, ECP, FDA approved all over the world, approved for heart failure, angina, natural bypass, cardiogenic shock, तो वो लेना पड़ता है, और वो लेके वो बढ़िया भी हो जाते हैं। कई वीडियो हमने अपलोड किया है, और लाइफ लॉन्ग होता है ये। हॉस्पिटल में क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। अब एक अहमदाबाद की, मेरा 2 ब्रांच है अहमदाबाद में, ECP, एडवांस ECP हार्ट सेंटर का। तो एक बड़ी नामांकित हॉस्पिटल है साइंस सिटी पे, उसने 8-9 साल पहले एक पेशेंट को बोला कि भाई आपका हार्ट खाली 25% काम कर रहा है या 22%, 20% काम कर रहा है, आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, यू हैव टू पे 30 लाख रुपीस। तो उसके रिश्तेदार और उसके गुरुजी ने बोला कि भाई आप हितेन भाई के पास जाओ। तो 8-9 साल पहले उसने मेरे पास मशीन लिया था, ECP जब शुरुआत थी, उनका 20% से बढ़ के 45-50% पंपिंग हो गया था, और वो आज भी परसिस्ट है। ऐसा नहीं है कि ECP के लेने के बाद 6 महीना परसिस्ट रहता है और फिर नॉर्मल ख़त्म हो जाता है, पीछे फिर से पंपिंग कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। ECP इज़ फॉर रिवास्कुलराइजेशन एंड रियल रिवास्कुलराइजेशन।
लेकिन ईसीपी में तकलीफ क्या हुई है कि गलत हाथ पे चढ़ गई है ईसीपी। क्योंकि एक डॉक्टर है, जैसे दिल्ली के डॉक्टर्स होते हैं, आपको मालूम है कैसे होते हैं, उन्होंने 10 नहीं 100 फ्रेंचाइजी दी है नॉन मेडिकल डॉक्टर्स को या अननोन डॉक्टर्स के जो कार्डियोलॉजी जानता नहीं है, और फिर वो परसेंटेज ले लेते हैं 40%, सस्ता मशीन दे देते हैं। ऐसा बिजनेस चला है। मैं नाम नहीं दूंगा, 2-3 सेंटर ऐसे हैं कि जिनका ऑनलाइन बिजनेस चलता है। परसेंटेज इतना दे दो, पेशेंट आएगा कॉल हमारे ऑनलाइन सिस्टम पे, हम आपको रिफ़र कर देंगे। लोग उनकी फ्रेंचाइजी भी ले लेते हैं और पेशेंट बेचारा तकलीफ में और पड़ जाता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गलत ईसीपी सेंटर्स में जाना या गलत सर्जन के साथ जाना या गलत हाथों में एंजियोप्लास्टी कराना, उससे तो अच्छा है कि दवाई यहाँ पे आप रहे और खान पीन में चेंजेस करें और वॉकिंग करें। ईसीपी आप ट्रेन डॉक्टर से लीजिए, सर्टिफाइड डॉक्टर से लीजिए। ईसीपी का सर्टिफिकेट इंटरनेशनल ईसीपी बॉडी से ट्रेन डॉक्टर के पास आप जाइए। ऐसा नहीं है कि ईसीपी है कोई ग्रोसरी स्टोर जैसा है, लेकिन लोगों ने बना दिया है और इससे उसका नाम खराब होता है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी, साइंस, डीप साइंस है, वो खराब होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू गो टू हार्ट ट्रीटमेंट इन अ साइंटिफिक वे, आपको ईसीपी ही लेना पड़ेगा और सर्टिफाइड ट्रेन डॉक्टर से लेना पड़ेगा। आज हम लेक्चर दे रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो आई एम अ सर्टिफाइड ईसीपी कार्डियोलॉजिस्ट। आज डीएम या कोई भी सिटी में या गांव में एमडी है, वो बोले कि भाई मैं ईसीपी स्पेशलिस्ट हूँ, दैट इज फॉल्स। डीएम ईसीपी कर नहीं सकता क्योंकि उसको साइंस ही मालूम नहीं है ईसीपी का। वो स्टेंटिंग कर सकता है। आज मैंने आफ्टर स्पेशलिटी एलोपैथी में मैंने फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी 3 बार लिया। उसके बाद मैंने ईसीपी का सर्टिफाइड कोर्स किया। तो दैट इज़ द रेमेडी कि भाई आप ईसीपी प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। ऐसे तो कई सेंटर निकले हैं और आजकल का तो गूगल रिव्यू का ज़माना है, रेटिंग का ज़माना है, तो लोग रेटिंग देख के चले जाते हैं और फिर पछताते हैं, क्योंकि पेड रेटिंग होता है। एक रेटिंग आपको बढ़ाना है, 100 रुपया देना है, मीन्स 1 लाख रुपया आप दो, आपका बहुत से रेटिंग बढ़ जाएगा, रिव्यू आ जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। हम जेन्युइन रेटिंग हमारा तो क्या होता है कि कॉम्पिटिटर हमारा नेगेटिव रेटिंग करवाता है, बट जो लोग ग्राउंड लेवल पे साइंटिफिक वे से और सिंसियरिटी से काम करते हैं और एक्सपीरियंस है उनके, वहाँ पेशेंट्स खुटते नहीं हैं, वेटिंग में होते हैं। रेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ जस्ट अ इल्यूजन, लोगों को भ्रमित करने की बात है। डॉक्टर की क्रेडिटेबिलिटी आप खुद पर्सनल आके चेक करिए, देन टेक ईसीपी। और ईसीपी ट्रेन सर्टिफाइड डॉक्टर से लीजिए। जैसे बाईपास में क्या होता है, कोई भी बाईपास सर्जन पढ़ा हुआ है कर लेता है, लेकिन ग्राफ्ट कैसा लगाना वो कई डॉक्टर के हाथ में खूबी होती है। ऐसा ईसीपी में है। कई लोगों की कोई 1-2 डॉक्टर की बाईपास अच्छी होती है कि भी ग्राफ्ट अच्छा लगता है। बाईपास में भी ब्लॉकेज तो निकालते नहीं है, ग्राफ्ट ही लगाते हैं दूसरी आर्टरी से या वेन से। ऐसे ईसीपी में ही ऐसा है। ट्रेन डॉक्टर से लोगे तो आपका पंपिंग बढ़ जाएगा, रिवास्कुलराइजेशन टोटली हो जाएगा नॉन सर्जिकल वे से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, डोंट ट्रैप इन अ रॉन्ग वे।
एंजियोग्राफी में भी क्या है, गलत गलत ब्लॉकेज बता देते हैं, और फिर लोग दूसरे पेशेंट पे जाते हैं, वहाँ भी गलत गलत ऐसे अल्ट्रासाउंड डाले बिना ब्लॉकेज बताते हैं, तीसरे पेशेंट पे जाते हैं, डॉक्टर भूलता जाता है कितने ब्लॉकेज बताए, और पेशेंट याद रखता है कि हो मेरे को तो इतने ब्लॉकेज है। अरे यार, ये तो डॉक्टर के दिमाग का फितूर है। हाँ, नैरोइंग हो सकता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन, कैल्सिफिकेशन, वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म सेल्स, मोनोसाइट्स हो सकता है, but you can reverse it by intensive medical treatment as per clinical trial, ECP treatment, and diet changes protocol. You can be a rejuvenating condition of the heart. उससे बढ़िया क्या चाहिए विदाउट सर्जरी। आज हमारे पास बाईपास के बाद, स्टेंट के बाद पेशेंट आते हैं, सब 20-20 ऑर्बिटेट लेनी पड़ती है, पंपिंग कम हो गया है, देन वी गिव ECP एंड दे रिलीव्ड, एक भी ऑर्बिटेट नहीं लेनी पड़ती। तो ये बहुत बड़ी बात है साइंस में कि जो पेशेंट को हार्ट का ट्रांसप्लांट बोला था 8 साल पहले, वो आज जी रहा है। हर 6 महीने आते हैं बताने के लिए, फ़ोन करते हैं, दिवाली पे ग्रीटिंग्स भेजते हैं। विदाउट सर्जरी ECP से वो आज उनका पंपिंग बढ़ गया और वो हैप्पीली रहते हैं, वरना उनका ट्रांसप्लांट हो गया होगा तो क्या परिस्थिति होगी। सो बी अवेयर ऑफ स्टेंटिंग एंड बाईपास प्लीज़।